आज का हमारा टॉपिक है सोल्युबिलिटी। क्या होता है ये? हम किसी चीज़ को मिक्स करते हैं, जैसे पानी में हम नमक डाला है, शुगर डाला, ठीक है, वो कितना वेल मिक्स हुआ है, कितनी अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हुआ है और हमें सॉल्यूशन मिला है, वो सोल्युबिलिटी होती है। जितनी अच्छी तरीके से कोई चीज़ किसी के अंदर डालने से मिक्स हो जाएगी उसके अंदर, तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या है? अच्छी है। अगर वेल मिक्स ना हो तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या है? हमारे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी यहाँ पे हम साइंस टर्म में है, इसलिए हम हर पैरामीटर को एक डिटेल में देखते हैं, हर चीज़ को हम डिटेल में देखते हैं ताकि हमें डिटेल में कोई आंसर मिले। ठीक है, अब जैसे सोल्युबिलिटी है, किस बात पे डिपेंड करेगा, मतलब हमें कुछ पैरामीटर्स भी होने चाहिए हमारे लिए। तो ये कहता है कि जो सॉल्वेंट हमारे पास है, जो हमने सॉल्वेंट लिया है जिसके अंदर सॉल्यूट मिलाएंगे, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में होना चाहिए, है ना। अगर हम एक गिलास वाटर है तो फुल होना चाहिए ना, वो कितना उसमें 100 ml वाटर है, 200 ml वाटर है, तो इतना मतलब कि स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए। उसका टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, प्रेशर फिक्स तो नहीं मतलब, लेकिन जब हम उस सॉल्वेंट में कुछ मिला रहे हैं तब उसकी वैल्यू क्या है हमें नोट करके रखनी है कि इतना अमाउंट था वाटर का, इस टेम्परेचर पे था, इस पे ये प्रेशर लगा हुआ था, इसका ये नेचर है, गंदा है मतलब पानी साफ़ है या गंदा है, ये भी डिपेंड होता है वेल मिक्स होने के लिए, सोल्युबिलिटी के लिए। ये एग्जांपल है एक्चुअली, ठीक है ना, हर चीज़ में हम वाटर नहीं चला सकते हैं, पर हर जो पैरामीटर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी है तो सिंपल से अगर हम इसको देखें तो हमारे पास कितने मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अलग अलग टाइप में अलग अलग सोल्युबिलिटी का रोल आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, हम लिक्विड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लिक्विड ही मेन हमारे पास टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। लिक्विड के अराउंड ही हम सब कुछ घुमाएंगे, उसमें सॉलिड, गैस एंड लिक्विड मिला के देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है सॉलिड इन लिक्विड। हमारे पास जो फर्स्ट आता है वो आता है कि सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो अभी तक हम लेके आ रहे हैं, पानी में नमक डालो, नमक या शुगर, वो क्या होता है? सॉलिड होता है, और वाटर हमारे पास लिक्विड में होता है ना। सबसे कॉमन हमारे पास घरेलू नुस्खा, ठीक है, मतलब ये हमने इसमें डाला और ये हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन एक्चुअली हम ये थोड़ी देख रहे हैं, हमें पता है कि हमें इससे पहले भी देखा है कि लिक्विड में कोई सॉल्यूट मिलाएंगे क्या होता है, लेकिन एक्चुअली इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि जो मिक्स होता है, ये सॉल्वेंट है, इसमें हमने कुछ सॉल्यूट मिला है, ये मिक्स होता है, कैसे मिक्स होता है, क्या कुछ होता है ना वो। तो सबसे पहली बात, जो इम्पोर्टेंट बात हमारे पास आती है, हमें पता होना चाहिए कि पोलर और नॉन पोलर, ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर दो टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। 11th में आ चुका है और उसके बाद भी काफ़ी बार आ चुका है ना ये, कि मतलब 11th में काफ़ी बार आ चुका है कि नॉन पोलर एंड नॉन पोलर क्या होता है। लेकिन चलो फिर से, जैसे हमारे पास जैसे HCl है, ठीक है, HCl है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जो शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के जो शेयर इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, तो शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर हैं उसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब जिस पर चार्ज हो, जिस पर चार्ज क्रिएट हो, तो उसको हम कहते हैं पोलर। नॉन पोलर क्या होगा? सिंपल, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, लेकिन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की सेम है, दैट्स वाई जो शेयर इलेक्ट्रॉन की हैं वो बीच में रहेंगे, तो इन पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता। ये इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं नॉन पोलर। ठीक है, अब यहीं इसका रोल आता है, एक्चुअली इसमें समझने के लिए रोल आता है कि अगर कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक है, कोई सॉल्यूशन बनेगा, तो वो बनेगा कि पोलर में ही मिक्स होगा और नॉन पोलर में ही मिक्स होगा। ये आपस में इंटरमिक्स नहीं हो सकते। सिंपल सा रीज़न है, अगर इस पे चार्ज है, ठीक है, और इन पे कोई चार्ज नहीं है, इन पे कोई न्यूट्रल चार्ज नहीं है, मान लो हमने एक पोलर लिया, हमने एक सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं ना, हमने मान लो सॉल्वेंट, कोई पोलर सॉल्वेंट ले लिया हमने, ठीक है, और अगर इसके अंदर हम नॉन पोलर मिलाएं, तो क्या होगा? देखो इस पे तो चार्ज है, तो ये तो आयन में चेंज हो जाएगा ना, इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा अगर टूटेगा तो। लेकिन इन पे तो कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर पे इन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो पहली बात तो ये टूटने की कोशिश ही नहीं करेंगे। क्यों टूटेंगे भाई? जब स्टेबल है ना, इनके ऊपर कोई चार्ज है, चार्ज होता है तब अनस्टेबल होता है कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम, लेकिन इन पे तो कोई चार्ज भी नहीं है, आराम से शेयर इलेक्ट्रॉन करके बैठे हुए हैं, तो ये अपने आप में टूटेंगी क्यों? वाई?
ठीक है। लेकिन यहीं ये जो है इन पे चार्ज है, आयंस में टूट सकते हैं, ये इनके साथ इंटरकनेक्ट होंगे नहीं, कनेक्शन ही नहीं बनाएंगे। दैट्स वाई जो होते हैं, अगर आप देखो, अगर आप पानी में ऑयल मिलाओ, ठीक है, अगर पानी में ऑयल मिलाओ तो मिक्स नहीं होता है, क्योंकि पानी अपने पास होता है पोलर, और जो ऑयल होता है तेल वो होता है हमारे पास होता है नॉन पोलर। दैट्स वाई वो मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप उस ऑयल को अल्कोहल शराब में मिलाओ तो मिक्स हो जाता है, ठीक है। अगर वहीं आप उस ऑयल को नॉन पोलर अल्कोहल में मिलाओ तो मिक्स हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल भी नॉन पोलर और अपने पास ऑयल भी नॉन पोलर, ठीक है। इसी टाइप से अगर हमारे पास पोलर है तो H2O जो होता है, पानी हमारे पास पोलर होता है, ठीक है, उस पर चार्ज होता है, H2O पे चार्ज होता है और H पे चार्ज होता है, और इसमें NaCl सॉल्ट मिलाते हैं तो इस पर भी चार्ज होता है, दैट्स वाई मिक्स हो जाता है। तो इसका मतलब है लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब जो पोलर होगा वो पोलर को मिक्स करेगा, नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर को मिक्स करेगा। ये हमें जानना जरूरी है एक्चुअली, ठीक है, कि कौन कौन से मिक्स हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएगा, हमें कोई नॉन पोलर दे दे जिस पे कोई चार्ज है ही नहीं, और हमें कोई पोलर दे दे तो पूछे अगर इस सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो होगी ही नहीं, ठीक है, वो मिक्स ही नहीं होगी। तो इसका ये एक पैरामीटर या कुछ इंफॉर्मेशन या डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन हम ऐसी बात करेंगे लाइक डिजोल्व लाइक, तो हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो देखो सॉलिड का हम ये तो चलो एक इन्फॉर्मेशन है, ये सभी जो पैरामीटर हैं सॉलिड, गैस, लिक्विड सभी के लिए अप्लीकेबल है। अब जो सॉलिड हमारे पास आता है, इसमें इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही लेके चलते हैं अपने वापस, पानी और नमक, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमने पानी लिया, ठीक है, ये हमने एक गिलास पानी लिया और हमने 1 चम्मच इसके अंदर NaCl डाल दिया, सॉल्ट, ठीक है, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसमें क्या होता है, हमने इस जो वाटर है इसको सॉल्वेंट में ले रखा है और हम इसमें NaCl जो है वो सॉल्यूट में डालेंगे, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूट क्या होता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा नमक डालें, बिल्कुल थोड़ा सा, चुटकी भर, तो इस पानी में, ये पानी में जो NaCl है, जो सॉल्ट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो होगी। लेकिन वहीं अगर हम नमक उसमें थोड़ा ज़्यादा डाल दें तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें इस टाइप से डिजोल्व होता है। अब इसमें एक बात ये आती है, इसमें एक्चुअली इक्विलिब्रियम की बात आती है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक प्रोसेस होता है ना, जो इक्वल प्रोसेस होता है। लाइक अपन फिजिक्स में बात करें तो सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ग्रेविटी कुछ भी कह सकते हैं, तो उस टाइप से होता है इसमें इक्विलिब्रियम। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, इक्विलिब्रियम 11th क्लास में आ चुका है। तो इसमें ये क्या कहता है, इसमें डिटेल ये आता है कि हमने नमक इसके अंदर डाला, ठीक है। अब देखो इसमें H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसमें पानी में H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर से आए NaCl के मॉलिक्यूल्स, बाहर से हमने इसमें NaCl के मॉलिक्यूल्स डाले, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा इक्विलिब्रियम की प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें एक इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है तो उसको शो करने के लिए, ठीक है। हमारे पास मान लो यहाँ पर H2O की मॉलिक्यूल्स, ठीक है, H2O की मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मान लेते, और NaCl हमने इसमें डाला, ठीक है, हमने NaCl इसमें डाला। थोड़ा कम डालेंगे तो क्या होगा, लो डाइल्यूट, और हाई ज़्यादा डाल देंगे तो हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा नमक का। अब इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने डाला NaCl की पार्टिकल्स, इसमें डाले, मॉलिक्यूल्स हमने डाले, तो ये इसके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है, इसमें मिक्स होंगे, मतलब पानी की जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ जो NaCl वो बॉन्ड बना देगा, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी एक लिमिट होगी, जो हमारे पास भी H2O की मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक लिमिट में होंगे, और वहीं जो हम NaCl उसमें डाल रहे हैं तो डालते जाएंगे जब तक जो H2O जो टोटल है वो ऑक्यूपाई ना हो जाए, ठीक है, तब तक डालते रहेंगे जब तक H2O की जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्यूपाई ना हो जाए। लेकिन एक लिमिट होगी इनकी भी। मान लो कि अपने पास जो H2O की मॉलिक्यूल्स हैं वो 10,000 है, ठीक है, मान लो, होते तो नहीं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मान लो 10,000 हमारे पास H2O की मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें हमने NaCl डाले, 5,000 डाले, ठीक है, पानी में नमक मिक्स हो रहा है। हमने 8,000 डाले, 8,000 पानी मिक्स हो रहा है, लेकिन हमने फाइनली 10,000 इसके अंदर जो NaCl की हैं वो भी NaCl की मिला दी। अब H2O के साथ सभी की सभी मिक्स हो जाएंगी।
अगर हम थोड़े से और, अगर 1000 और अगर हम NaCl के मॉलिक्यूल्स में डालें तो मिक्स होंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रोसेस चालू होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे हमने 10,000 हमने मिला चुके हैं और इतने ही हमने NaCl की मिला चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम और डालने की कोशिश करेंगे, अगर हम इसमें और मॉलिक्यूल्स NaCl के डालने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, जो ये नीचे वाले हैं, जो नीचे वाले हैं, ये जो NaCl की जो बॉन्ड हैं ये टूट के नीचे आ जाएंगे। ये बोलेंगे H2 बाय बाय, ऊपर से और आ रहे हैं तो हम नीचे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो NaCl है, जो नमक है, वो नीचे आने लग जाएगा। जितना ऊपर से हम डालेंगे उतने नीचे वाले इसको, ये अपने पास एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ये अपना एक ग्रुप बनाएंगे NaCl जो सॉल्ट है, उन्हें चले अपने चलते हैं, ठीक है। और ऊपर से क्योंकि और आ रहे हैं उनको जगह देने के लिए हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो आप देखोगे, अगर आप पानी का गिलास लो, उसमें नमक डालो तो एक लिमिट तक तो उसमें मिक्स हो जाएगा, लेकिन जैसे थोड़ा सा उसमें और ज़्यादा डालते हो तो वो इसके बॉटम पे जमा हो जाता है, ठीक है। तो वही होगा, जैसे हम ऊपर से डालेंगे उतने ही नीचे से निकलते जाएंगे, मतलब उतने ही बॉटम पे जमा होते जाएंगे। इस जो प्रोसेस होता है ये इक्वल होता है। जितने हम मान लो 500 NaCl के मॉलिक्यूल्स इसमें डालें तो यहाँ से इस H2O के 500 मॉलिक्यूल्स आपस में ग्रुप बना के निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस टाइप का जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम हो गया अपने पास, क्योंकि जितने हम डाल रहे हैं उतने ही निकल रहे हैं, ठीक है। जितने हमने इसमें डाला और उतना ही उसमें से निकला। इसलिए ये प्रोसेस हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है एक्चुअली, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें प्रोसेस कैरी ऑन हो, स्टेबल ना हो, क्योंकि हम डाल रहे हैं निकल रहे हैं, डाल रहे हैं, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। प्रोसेस जो इसमें कैरी ऑन रहे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये दोनों प्रोसेस अगर देखें तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस होगा तो ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। बस ये शो करने के लिए, सॉलिड अगर हम लिक्विड में डालते हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। तो अगर इसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर, जो इनका इफेक्ट हो, अगर वो इफेक्ट इसके ऊपर लाने की ट्राई करें तो क्या होता है वो देखते हैं। हाँ, एक्चुअली हमारे पास दो पॉइंट भी आते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये बहुत आगे आपके नाम आएगा, आपके जब आप पढ़ते जाओगे केमिस्ट्री, तो अनसैचुरेटेड है ये अपने पास, ये अनसैचुरेटेड है, ये बहुत बार आता है, ठीक है। होता क्या है, जैसे देखो इसकी एक लिमिट थी, ठीक है। मतलब मान लो 10,000 इसकी लिमिट थी, H2O मॉलिक्यूल्स थे पानी की गिलास में, H2O मॉलिक्यूल्स थे 10,000, और उतनी हमने उसमें NaCl डाल दिए, NaCl के मॉलिक्यूल्स डाल दिए 10,000, वापस में मिक्स हो गए। अब उसके ज़्यादा अगर ऊपर से हम और NaCl डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इस टाइप का जो प्रोसेस, इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है ना, जिसमें और उसकी लिमिट हो चुकी होती है कि भाई इससे ज़्यादा में से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 10,000 हो गया, 10,000 क्या वो मेरी कैपेसिटी है ही नहीं। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें जो पानी हमारे पास जितने गिलास में है उसमें थोड़ा सा और पानी डाल दें, मान लो हमने 10,000 इसमें डाल दिया, NaCl डाल दिया, 10,000 मॉलिक्यूल्स ही हमारे पास H2O थे, लेकिन अगर उसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल दें, उस गिलास में थोड़ा सा पानी और डाल दें, मान लो जो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो नंबर है वो 20,000 हो गए, तो दैट मीन्स इसमें और लिमिट आ गई, ठीक है। इसमें और लिमिट आ गई तो हम NaCl की मॉलिक्यूल्स और इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, जिसकी लिमिट थोड़ी नहीं होती है, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो, अब बात यह है कि अब यहाँ हम टेम्परेचर, देखो इसमें हम टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रफ कर देता हूँ कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है इस टाइप के जो कोई हमारे पास सॉल्यूशन हो तो उस पर क्या होता है, ठीक है। इस पर हम इस ऐसे सॉल्यूशन के ऊपर हम सॉलिड इन लिक्विड है, इस पर टेम्परेचर इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। हमारे पास एक साइंटिस्ट थी ले चैटेलियर, हमारे 11th क्लास में हमने पढ़ा था ले चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि कोई पोजीशन, कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। जैसे मान लो जैसे A + B C + D, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है।
अब देखो, जब तक कुछ कंडीशन सब कुछ नॉर्मल है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब कुछ कांस्टेंट है, तब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अगर हम इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करें, मान लो अगर टेम्परेचर हम इसको बढ़ा दें, लो कर दें, प्रेशर बढ़ा दें, वो कर दें, या इसमें कोई कैटलिस्ट मिला दें, तो क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रहता है, ये शिफ्ट होने की ट्राई। यहाँ रिएक्टेंट हमारे पास, यहाँ से प्रोडक्ट बनते हैं, ये हमने पढ़ा है एक्चुअली, थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ कुछ रिएक्टेंट होते हैं, यहाँ हमारे पास कुछ प्रोडक्ट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब अगर हमने कुछ साइड में एक्टिविटी करी तो ये आपस में रिएक्टेंट से उतने प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, प्रोडक्ट से उतने रिएक्टेंट, मतलब कुछ गड़बड़ होगी इसके अंदर। तो ले चैटर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि ये आपस में वापस स्टेबल होने की ट्राई करता है, ठीक है, ये आपस में स्टेबल होने की ट्राई करता है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने की ट्राई करता है अगर हम साइड में से उसमें कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो इस सॉल्यूशन में अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, तो अगर हम इस सॉल्यूशन को टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर इस सॉल्यूशन है जो हमारे पास, इसका टेम्परेचर, अगर इसको हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे दैट मीन्स इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को मोर एनर्जी इनको मिलेगी। तो मोर एनर्जी इनको मिलेगी तो ये इनका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो बहुत स्ट्रोंगर हो जाएगा, ठीक है, और स्ट्रोंगर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि फिर इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जो इनकी काइनेटिक एनर्जी, उन मॉलिक्यूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो आपस में वेल मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इनको जब एक तो इस पोजीशन पे है ये, ठीक है, एक तो इस पोजीशन पे हमारे पास NaCl यहाँ हो, लेकिन जब इनको एनर्जी मिलेगी तो आपस में ईजिली आपस में अप्रोच कर पाएंगे। तो इसका मतलब जो सोल्युबिलिटी होती है, ठीक है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। देखो ये सिंपल वे है समझने के लिए। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके थोड़ा सा और डिटेल में साइंस में करना चाहें तो थोड़ा सा हो जाए, जैसे एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, कि एनर्जी को रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी तो इनका जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन टूटेगा, बनेगा और हमें सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। सिंपल सा, अगर हम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें तो अभी क्या है, एक नॉर्मल पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है ये, ठीक है। मान लो जो अगर हमारे पास कुछ पानी है उसमें नमक डाला हमने, ठीक है, और उसको हमने कोई बाहर से एनर्जी नहीं दी। अब देखो जैसे अगर हमारे पास पानी आया और उसके अंदर हमने नमक डाल दिया, अब अपने आप तो अच्छी तरीके से मिक्स होगा नहीं, हम बाहर से उसको सेक करेंगे तब अच्छी तरह से वो मिक्स होगा। अब बाहर से हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी तो दे रहे हैं उसको, तो दैट मीन्स ये है तभी तो वेल मिक्स होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे, हम अगर यहाँ हाथ से भी शेक करते हैं तो उसके अंदर भी हीट एनर्जी जा रही है, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है उस वाटर का, ठीक है। तो दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर हम ना दें, टेम्परेचर अगर लो कर दें तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। वही बात है, अगर हम सिंपल पानी का गिलास लें, उसमें नमक डाल दें और कुछ ना करें, ना चम्मच से करें ना हम हाथ से शेक करें, तो क्या होगा, वेल मिक्स होगा नमक, उसमें वेल मिक्स होगा, नहीं होगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होगा, मिक्स होगा, लेकिन हम बात करें सॉल्युबिलिटी, कितनी वेल मिक्स होगा, कितना वेल मिक्स नहीं होगा। तो सिंपल देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी मिलती है, वेल मिक्स होते हैं, और अगर हम टेम्परेचर लो कर देंगे तो ये वेल मिक्स नहीं होते। अब ये हमारे पास टेम्परेचर इफेक्ट आ गया, ठीक है, टेम्परेचर राइज करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और उसका उल्टा। अगर हम इसमें प्रेशर की बात करें तो देखो इसमें प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम बात करें सॉलिड की, ठीक है, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, और सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, रिजिड होता है ना, उसको हम कंप्रेस कर, जैसे गैस को तो अगर हम कंप्रेस करें तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन सॉलिड जो होता है उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा भी नहीं। और गैस में तो ऐसा होता है जैसे हमें AC होती है, एयर कंडीशनर होती है, उसमें एक्चुअली यही फंक्शन काम करता है, गैस को हम कंप्रेस करते हैं, प्रेशर का यूज होता है, तभी हमें वो ठंडी हवा मिलती है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन वो गैस में होता है, सॉलिड में उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो कुल मिला के सॉलिड हमने लिक्विड के अंदर उसकी जो सॉल्युबिलिटी हर टाइप से होती है वो हमने देख लिया। अब देखते हैं गैस इन लिक्विड। सेकंड टाइप की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हमारे पास आता है गैस इन लिक्विड। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे समुद्र होता है, पानी जो भी होता है उसके अंदर ऑक्सीजन वेल मिक्स होती है, तभी तो हमारे जो मछलियाँ होती हैं या जो भी हो जो पानी के अंदर सर्वाइव करती हैं वो उनको ऑक्सीजन मिलती है। मोस्टली जो समुद्र में होती है वहाँ अपने उसके में कहते हैं बॉटम पे जो होता है ना, वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, उससे ऑक्सीजन निकलती है और वो ऑक्सीजन उस पानी में वेल मिक्स होती है, और जिसमें वो अपने जो मछलियाँ हैं ये अपने जो भी हैं ये आराम से सर्वाइव कर पाती हैं,
ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल अपने पास गैस इन लिक्विड। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहली बात आएगी वो प्रेशर की बात आएगी कि लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है अगर हमारे पास है तो इसको हम ऐसे तो है नहीं कि इसको गैस को हम ऐसे इसके ऊपर डालेंगे और ये मिक्स हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या काम करेगा, प्रेशर, हमें कुछ प्रेशर खुद को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। नेचुरल जो होता है वो अलग है, लेकिन अगर हमें कोई लैब में एक्सपेरिमेंट करना हो तो अगर हमारे पास कुछ लिक्विड है, उसके अंदर कोई गैस मिलानी है, तो हमें खुद से उसमें प्रेशर लगाना पड़ता है। इसमें जो मेन रोल आता है वो हमारे पास आता है प्रेशर का, ठीक है, इसमें प्रेशर का मेन रोल आता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा वो वेल मिक्स होगा, ठीक है। हेनरी साहब एक थे अपने पास, हेनरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे कुछ रिलेटेड इस पे कुछ बताया। जैसे हमने कुछ लिक्विड लिया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हमारे पास कोई गैस है और इसके अंदर मिक्स करनी है। ऊपर से हमने एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है, जिसको हम अंदर डाल सकें, पिस्टन होता है जिसको अंदर ले जा सकें। इस पिस्टन को ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर लगाएंगे तो ये जो अपने पास जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतने जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इस लिक्विड के साथ वेल मिक्स होंगे। पहली बात तो ये पोलर पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर ये वाला होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो वेल मिक्स नहीं होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हमें गैस को मिक्स करना है तो ऊपर से हम प्रेशर लगाएंगे तो इमेजिनेशन का यूज करके देखो तो इसमें वेल मिक्स हो जाएगा ये। तो इसी से रिलेटेड हेनरी जी ने कुछ बताया कि जो ये ऊपर जो पानी का सरफेस होता है ना, इसका जो पार्शियल प्रेशर कह सकते हैं हम इसको, जो पार्शियल प्रेशर होता है तो सबसे पहले ये अलाउ करेगा, जो ऊपर का सबसे ऊपर की जो लेयर है ये सबसे पहले अलाउ करेगी गैस के मॉलिक्यूल्स को डिजोल्व होने के लिए। तो ये जितना प्रेशर ले सकेगा ना वो उसका ये पार्शियल प्रेशर होगा इसकी सोल्युबिलिटी का, उस गैस की सोल्युबिलिटी का, ठीक है। मतलब यहाँ ये अपने पास इसकी जो लिमिटेशन होगी उस प्रेशर को झेलने की कि जैसे इसका जो प्रेशर वो एक लिमिट होगा तो वैसे ही इसके अंदर वेल मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये हेनरी जी ने हमें बताया। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, अगर एक कंसेप्ट लें मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है कि सोल्यूट जो हम मिला रहे हैं, गैस जो मिला रहे हैं, इसके मोल्स कितने हैं अपॉन में कितने सोलवेंट के कितने मोल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके मोल्स की बात करें, इसके मोल फ्रैक्शन की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर जो होगा, जो इसका प्रेशर होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, गैस के मोल फ्रैक्शन के, गैस मोल फ्रैक्शन। मतलब सिंपल सी बात है, गैस मोल फ्रैक्शन में ये कह सकते हैं कि गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मोल्स में हैं। जैसे हमारे पास होता है क्या मोल फ्रैक्शन, जैसे हमने मान लो यहाँ अपने पास जो गैस है उसके मोल हैं अपॉन टोटल मोल कितने हैं इसके, और प्लस जो लिक्विड है मान लो B, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया गैस का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। कितना भी आ सकता है, मान लो अपने पास आ गया 0.003 आ गया, ठीक है, ये गैस का मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गया। तो टोटल ओवरऑल जो देखिए तो वो अगर हम वैल्यू को 1 लेके चलें तो इसका मतलब ये है कि जो हम गैस मिला रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है 0.3, और अगर जिसमें मिला रहे हैं, जिस लिक्विड मिला रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है 0.7, ठीक है। टोटल मिला के कितने होने चाहिए 1, इस टाइप से हम बता सकते हैं एक्चुअली। तो सिंपल सी बात है, गैस मोल फ्रैक्शन या गैस मोल्स भी कह सकते हैं यार, जो पार्शियल जो प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल हो सकता है किसके, गैस मोल फ्रैक्शन की, गैस के मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। बस इनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना होता है, सिंपल नहीं लिख सकते ये कि गैस के मोल्स, ठीक है, तो इसकी मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो सकता है ये। तो इसी टाइप से अगर हम बात करें तो जो हेनरी जी थे उन्होंने बताया कि हम जो प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, गैस फ्रैक्शन, इसको हम काई से डिनोट करते हैं ना, सिमिलर टू एक्स होता है ये, इसको हम काई से ऐसे, ठीक है, सिमिलर टू एक्स, तो इस टाइप से हम इसको शो करते हैं। और जब भी कोई प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट हमें लगता है, हमेशा लगता है, ये हेनरी कांस्टेंट है ये, ठीक है, ये हेनरी कांस्टेंट होता है KH। अब इसकी एक वैल्यू होती है, कोई भी प्रोपोर्शनल हटता है
तो इसकी एक वैल्यू होती है। देखो सिंपल है, गैस के कितने मोल्स हैं, कितने मोल फ्रैक्शन है और इसका प्रेशर कितना है, उस पर डिपेंड करता है। देखो जितने मोल्स, जितने गैस के मोल्स फ्रैक्शन यहाँ होंगे, जितना मोल होगा मतलब जितनी उनकी वैल्यू होगी, वो उतना ही प्रेशर लगा पाएंगे, उतने ही पिस्टन को प्रेशर लगाना पड़ेगा। ज़्यादा है तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, कम है तो कम लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, दैट्स वाई। अब उन्होंने ये बताया कि जो इसका मोल फ्रैक्शन होगा वो उसके पार्शियल जो प्रेशर मतलब अलाउ करेगा उसके अंदर मिक्स होने के लिए, उसके इक्वल, और अपने पास एक कांस्टेंट। अब जो इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होती है, ठीक है, मतलब आपके टेबल है उसमें अलग अलग गैसों की वैल्यूज़ हैं, वो अलग अलग दी हुई है, ठीक है, तो इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। अब अगर बात करें जो ये अपने पास जो KH की वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको एक तरफ लाएं, ठीक है, अगर हम इसको एक तरफ लाएं, इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम हेनरी जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो प्रेशर होगा कम, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रेशर होगा कम, और अगर प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम, ठीक है। अगर KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो प्रेशर उतना कम, और तो उतना ही इसमें क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है, उतनी इसकी सॉल्युबिलिटी होती है कम, मतलब डिपेंड करता है हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो नेचुरल लाइफ हमने अराउंड देखते हैं कि कहाँ क्या क्या होते हैं, वो देखिए। हम अगर कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे कोई सोडा बोतल होती है ना, जैसे हम पेप्सी, कोका कोला, कुछ भी, कोई भी पेप्सी, कुछ भी बोतल आप लोगे किसी भी सोडा की, तो हाई प्रेशर पर उसको बंद करके रखते हैं, ठीक है, उसको हाई प्रेशर के ऊपर बंद रखते हैं क्योंकि उसमें होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ताकि उसमें वो उस जो लिक्विड है अपने पास जो अंदर, उसमें वेल मिक्स हो, ठीक है, वो वेल मिक्स हो, इसलिए उस प्रेशर को वो हाई प्रेशर पर उसको बंद करते हैं। जैसे आप उसको लूज करते हो जैसे वो बाहर निकलता है। एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो सोडा जो होता है उसमें मिक्स करके रखते हैं, एक ये अच्छा एग्जाम्पल हुआ। जैसे अगर हम देखें स्कूबा डाइविंग जो होती है, पानी के अंदर डुबकी लगाना, तो मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली जो डाइवर्स होते हैं वो अपने पीछे गैस जो सिलेंडर होता है उसको लेके कूदते हैं वो, ठीक है। जैसे अपने पास मान लो ये समुंदर है, ठीक है, ये समुंदर है और इसमें अपने पास एक भाई साहब आए, बोले हम स्कूबा डाइविंग करेंगे, वो कूद गए इसके अंदर, ठीक है, कूद गए इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो समुंदर होता है उसका प्रेशर बहुत हाई होता है, जितना आप डीप जाओगे, अब सोचो जितना आप डीप जाओगे उतने जो पानी का जो प्रेशर ना ऊपर, कितना पानी आपके ऊपर है उतने उस पर प्रेशर लगेगा, ठीक है, उसमें उतना ही प्रेशर लगता है। तो इसमें क्या होता है, जो अपने पास ये डाइवर होता है, इसके पीछे जो सिलेंडर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्स होती है। नाइट्रोजन भी रिक्वायरमेंट होती है अपने शरीर के लिए, और ऑक्सीजन भी रिक्वायरमेंट होती है अपने शरीर के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको ऑक्सीजन तो नीड होगी, तो ये नीचे जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पर हाई प्रेशर होगा, तो सिलेंडर से जो अपने पास इसके पास जो ऑक्सीजन आती है वो भी हाई प्रेशर पे आती है, ठीक है, क्योंकि इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि अगर बाहर से इतना प्रेशर लग रहा है, पानी का इतना प्रेशर बाहर से लग रहा है, तो अंदर जो ऑक्सीजन है वो भी हाई प्रेशर पे जानी चाहिए, ताकि वो बाहर का जो प्रेशर है उसको कैंसिल आउट कर सके, ठीक है। अगर ये इसके अंदर इतना प्रेशर लग रहा है तो बाहर का भी ये ट्राई करेगा, वो ऑक्सीजन जो लेगा वो कैंसिल आउट करेगा बाहर का जो प्रेशर है, ठीक है। लेकिन अब जब सरफेस पे आता है, ये वापस जब रिटर्न सरफेस पे आता है, तो ये ऑक्सीजन तो हाई प्रेशर के ले रहा है, लेकिन जो पानी जो अपने पास समुद्र का है जो उसका प्रेशर तो हट गया है, ठीक है। अब अचानक अगर वो एकदम नॉर्मल सब कुछ ऐसे नॉर्मलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे इसकी नाइट्रोजन जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, नाइट्रोजन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है अंदर। ऑक्सीजन तो चलो क्या है कि अपने जो जिस चीज़ को रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन ले लेगा, पर जो नाइट्रोजन है उसकी रिक्वायरमेंट अपने शरीर में इतनी है नहीं, और इतना प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे नीचे है, तो जैसे ऊपर जाएगा तो जो नाइट्रोजन है वो हाई प्रेशर पे अंदर इन्वॉल्व है, अब अंदर इन्वॉल्व है और उसकी ज़रूरत शरीर को है नहीं, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे जो स्कूबा डाइवर अपना है वो बेहोश हो सकता है भाई साहब, या उसकी ज़िंदगी भी जा सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर ये हीलियम भी मिक्स कर देते हैं, ठीक है। हीलियम क्या होता है, लाइट होती है, ठीक है, ये लाइट गैस होती है, तो ये क्या करती है, नाइट्रोजन का जो इफेक्ट है उसको कम कर देती है,
ठीक है, उसमें हीलियम भी मिक्स करते हैं लाइट। देखो ये हाई प्रेशर डालेगा अंदर, हीलियम उस प्रेशर को कम करने के लिए उसके अंदर मिक्स की जाती है, ठीक है, उस सिलेंडर के अंदर। तो एक अच्छा एग्जांपल ये है, जैसे आप माउंटेन्स पे जाते हो, माउंटेन्स जितना ऊंचाई पे आप जाओगे, जो गैसेज होती है ना एटमॉस्फेयर में, जो गैसेज होती हैं वो लोअर, हमारे पास काफ़ी सरफेस होते हैं ना, काफ़ी मतलब लेयर्स होती हैं, एक लेयर सेकंड लेयर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो उसमें क्या होता है कि ग्राउंड लेवल पर हमारे पास सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, जैसे माउंटेन्स होते हैं उन पे हाइट पे जाओगे, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन हमें ग्राउंड पे ज़्यादा मिलता है लेकिन हाइट पे हमें कम मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो गैसेज होती हैं वो वेल मिक्स नहीं होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो गैसेज होती हैं वो वेल मिक्स नहीं होती है, क्योंकि मेन रोल वहाँ पे ग्रेविटी का आ जाता है, ठीक है, वो उस एटमॉस्फेयर को जो ग्रेविटी है वो नीचे बांध के रखती है अपने पास, ठीक है। तो ऊपर क्या होता है, ऊपर ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइट पे जाते हैं आप तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि मेनली जो ऑक्सीजन होती है वो ग्राउंड सरफेस पे ज़्यादा होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी सब कुछ को पकड़ के रखती है, और जितना आप हाइट पे जाने की ट्राई करोगे तो वहाँ पर वो चीज़ें उतनी ही कम होती जाती हैं। तो एक अच्छा एग्जाम्पल ये अपन ले सकते हैं कि माउंटेन्स पे ऑक्सीजन की जो होती कमी होती है, ठीक है। तभी आप कभी ट्राई करना कि जैसे पहाड़ पे जाते जाओगे वैसे आपको हाफ ने ज़्यादा चालू करोगे, आप थक जल्दी जाओगे, ठीक है। तो एक अच्छा एग्जांपल हमारे पास ये होता है। तो इसमें आगे हम गैस पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। जब गैस लिक्विड में होती है उसकी जो सोल्युबिलिटी है, जब हम टेम्परेचर को राइज या डाउन करते हैं तो उसकी सोल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें देखो सिंपल सा, हमें इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाना है, थोड़ी इमेजिनेशन का यूज़ करेंगे तो इससे हम समझ जाएंगे कि सोल्युबिलिटी पे क्या असर होगा। ये हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने क्या किया, नीचे से टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज किया मतलब हमने हीट दी, इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड की, दैट मीन्स इनकी एनर्जी, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है या मूवमेंट की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई। अब इनकी जो मूवमेंट की अगर हो गई तो ये काफ़ी मूवमेंट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इनका चलो ठीक है, इनको काइनेटिक एनर्जी मिली, लेकिन हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट्स मीन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा होगी, मूवमेंट इनकी ज़्यादा हो रही है, तो ये वेरी वेल इसमें मिक्सअप नहीं होंगे, है ना, क्योंकि हमें नीड होती है हमें प्रेशर की। इसमें टाइम देखो, हम प्रेशर को तो समझ में आया कि हमने प्रेशराइज किया, ये हो गया, इनके बीच में इंटरेक्शन हो गया। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं गैस पे तो होता है क्या कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वैसे फ्री होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है, और जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया तो ये आपस में पास आते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन का अच्छा होता है, तभी ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर को करते हैं तो एक तो वैसे ही फ्री दूर दूर होते हैं आपस में, और जैसे हमने टेम्परेचर राइज किया तो ये इनको तो एनर्जी और ज़्यादा मिल गई तो और दूर हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे होगा जो सोल्युबिलिटी होगी, जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे क्योंकि दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है, और हमें चाहिए पास पास, ठीक है, और जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये दूर दूर, तो दूर दूर होंगी तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, सोल्युबिलिटी हो जाएगी अपने पास डिक्रीज, ठीक है। तो टेम्परेचर का गैस पे ये इफेक्ट होता है। इमेजिनेशन का यूज करके हम इसमें समझ सकते हैं कि हम अगर इनको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिल गई, ठीक है, अगर इनको एनर्जी ज़्यादा मिल गई, दूर दूर जाएंगे यार आपस में, हमें इनको पास पास लाना जा रहे हैं दूर दूर, दैट्स वाई हमारे पास क्या होगी, टेम्परेचर राइज करेंगे तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इनकी जो एनर्जी वो निकलेगी, ठीक है। मॉलिक्यूल अगर हम टेम्परेचर राइज करें दैट मीन्स हम क्या करें, हीट निकाल रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, जो इन मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर हैं आपस में, इनकी क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी तो पास में आएंगे, पास में आके कोलाइड करेंगे, दैट्स वाई इनके जो बीच में इंटरेक्शन जो फोर्स है वो इंक्रीज होगा और इनकी जो सोल्युबिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन गैस। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। जो कुकर होता है, कुकर में जो सीटी मारती है वो होता है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो उसी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि जो कुकर में जो सीटी लगती है उसमें क्या होता है एक्चुअली, ठीक है ना, मतलब जो लिक्विड होता है वो गैस फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो उसका वो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। तो मोस्टली हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट हो, ठीक है ना,
पानी में H2O में हमने NaCl डाला, नमक डाला, तो हमारे पास यहाँ पर 2 ही कंपोनेंट है। अगर उसमें हम शुगर भी डाल दें तो हमारे पास 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर केवल बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें हमारे पास 2 ही कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सॉल्यूशन को समझने के लिए हम वाटर एंड सॉल्ट को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर है तो वो हमारे पास 2 टाइप से हो सकते हैं वेपर प्रेशर। क्या तो हम लिक्विड इन लिक्विड और हम क्या कर सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड। तो 2 टाइप से हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मोस्टली बात करते हैं बाइनरी की। अब इसमें क्या होता है कि देखो कंपोनेंट होते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, 2 टाइप के हमारे पास कंपोनेंट होते हैं। वोलेटाइल वो होते हैं जो वेपराइज हो जाए, ठीक है, जैसे पानी होता है भाप बन के उठता है, ठीक है, स्टीम बनती है उसकी। और जैसे शुगर होता है, शुगर जो होता है उसकी वो स्टीम चेंज नहीं होती, मतलब उसकी भाप नहीं बनती, वो वेपर नहीं बनता है उसका, तो वो हमारे पास होता है नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल जो होता है तो हम मोस्टली इसमें दोनों टाइप के लेके देखेंगे, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। मोस्टली जो सॉल्वेंट होता है, मोस्टली जो अपने पास सॉल्वेंट होता है वो वोलेटाइल ही होता है मोस्टली। और जो हम उसमें सॉल्यूट डालते हैं वो वोलेटाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दोनों टाइप से हमारे पास ये हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने पास हमने 2 कंपोनेंट लिया, A प्लस B के मॉलिक्यूल्स इसमें डाल दिए, ठीक है। चलो A मान लेते हैं, A B ऐसे मान लेते हैं, 2 कंपोनेंट हमने इसमें डाल दी। अब सबसे सिंपल सी बात, अगर इसको हम टेम्परेचर देंगे, सबसे टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ेगी तभी तो वेपर में कन्वर्ट होगा। अब इसमें होता क्या है, जैसे हमने इसको टेम्परेचर इंक्रीज किया, जो सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, ये हमने पहले पढ़ा है कि जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना नीचे यहाँ पे, तो यहाँ अगर हम ए मॉलिक्यूल की बात करें तो ये चारों तरफ से मॉलिक्यूल से घिरा होता है, ठीक है, कवर होता है चारों तरफ से और चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगा होता है। लेकिन वहीं अगर सरफेस मॉलिक्यूल्स की बात करें, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं इसमें नीचे की तरफ तो फोर्स लगता है, जैसे मान लो ए है, इसकी नीचे तरफ तो फोर्स लगे, अदर मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाते हैं, लेकिन इसके ऊपर तो कुछ नहीं है ना, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होता है, दैट्स वाई सबसे पहले कौन वेपराइज होगा, सिंपल सी बात है, जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सबसे पहले वो वेपराइज होते हैं। अब ये क्या होता है कि ये वेपराइज हुए दोनों मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ आए, हमने क्लोज कंटेनर ले रखा है, ठीक है, इसको समझने के लिए। अगर ओपन रखें तो उड़ जाएंगे तो, ठीक है, लेकिन हमने क्लोज ले रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे अपर सरफेस में ये एक लेयर बना लेंगे, लेकिन एक लेवल तक ही बनाएंगे यहाँ पे लेयर, ठीक है। एक टाइम के बाद ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये हमें पता है एक्चुअली, ठीक है, कि ये वापस जैसे पानी उबालते हैं और ऊपर उसको ढक्कन लगा दें तो पहले तो उस पर वेपर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ पे क्या होता है, जब होता क्या है कि यहाँ पे हमने टेम्परेचर राइज किया, इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली तो ये ऊपर जाएंगी, मतलब गैस फॉर्म में आ जाएंगी, लेकिन लगातार जब हमने इसको बंद कर रखा है तो लगातार आपस में कनेक्ट रहेंगे, मतलब इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगा ये बहुत नज़दीक आ जाएंगी। और जैसे हमें पता है कि गैस को जैसे हम कंप्रेस करते हैं वैसे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर लिक्विड फॉर्म में वापस कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे आ जाएगी। इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा प्रोसेस, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ से वेपराइज हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स मतलब वापस लिक्विड में आ रहे हैं, ठीक है, जितने वेपराइज हो रहे हैं उतने ही लिक्विड फेज में आ रहे हैं। तो हमारे पास किस टाइप का इक्विलिब्रियम हो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो प्रोसेस में कोई इक्विलिब्रियम हो, जो चलता हुआ कोई इक्विलिब्रियम हो, तो उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल, हमारे पास इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, तो ये हमारे पास डायनेमिक एक जनरल हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन। देखो हम क्या समझ रहे हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है लिक्विड सॉल्यूशन में, ठीक है, हम इसको समझ रहे हैं। तो जिस इसमें अलग अलग टाइप की जितना कुछ भी आएगा वो हम समझने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये होता है कि एक्चुअली वेपर प्रेशर होता क्या है। वोलेटाइल, हमने वोलेटाइल 2 कंपोनेंट लिए जो वेपराइज हो सके, उसमें एक इक्विलिब्रियम स्टेट इसके अंदर भी आती है कि जब ये ऊपर जाते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, उनके पास जो फोर्स लगता है तो वापस वो लिक्विड में चेंज होते हैं, तो उसमें एक इक्विलिब्रियम फेस आ जाता है। हमारे पास जो एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को देखकर एक साइंटिस्ट थे राउल्ट, ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी बताई। इसे हमने थोड़ा इससे पहले पढ़ा है, जो हेनरी लो था उससे रिलेटेबली इसका एक कंसेप्ट है
कि उन्होंने बताया कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें और वोलेटाइल सॉल्यूशन की बात करें मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं ए एंड बी। तो एक्चुअली ए का भी कुछ मतलब ए है, इस पर कुछ प्रेशर लगेगा, मतलब हमने टेम्परेचर राइज किया तो ए का कुछ अलग खेल होगा और बी पे कुछ अलग इफेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये कितना प्रेशर, कौन सा मॉलिक्यूल कितना एग्जर्ट कर रहा है, वो हमें राउल्ट लॉ हमें बताता है, ठीक है। जैसे अब ए मॉलिक्यूल्स है, ए मॉलिक्यूल्स को हीट मिली, वेपराइज हुआ, यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा इस दीवार पे, इस कंटेनर पे कि भाई मुझे बाहर निकलना है। कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जितने उसके मोल हैं, जितना उसका मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो हमारे पास ए का जो प्रेशर है वो हम P1 मान लेते हैं और वो कहते हैं कि जो ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा, मतलब जो प्रेशर एग्जर्ट है उसकी मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, मतलब Chi1, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन सिंपल सी बात है, हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, मतलब दो कंपोनेंट लेते हैं, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमें पता है एक सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, ज़्यादा वैल्यू में होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो कम वैल्यू में होता है, कम मेजरमेंट में होता है, ठीक है। तो इसमें मोल फ्रैक्शन हम किस टाइप से, हम जैसे देखो मोल्स, हम मोल्स में बात करते हैं। मोल्स क्या होते हैं अपने पास, एक मोल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने जब एटम एक जगह हो तो उसको हम 1 मोल कहते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं, मान लो कि हमारे पास सॉल्वेंट था, मान लो हम टोटल उसको ओवरऑल 1 मान लेते हैं, ठीक है, और उसमें जो सॉल्वेंट था वो था 0.7, या मान लो कि अगर हम लीटर में देखें तो हमारे पास मान लो 1 लीटर है, तो इसमें जो 700 मिलीलीटर जो इसके अंदर है वो है सॉल्वेंट, ठीक है, और उसके अंदर हमने कुछ डाला 300 मिलीलीटर, इसके अंदर हमने कुछ सॉल्यूट डाला इसके अंदर, ठीक है। हमारे पास इस टाइप का सॉल्यूशन है कि जिसमें 700 ml हमारे पास सॉल्वेंट है, 300 ml हमारे पास सॉल्यूट है, तो इसमें मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, तो 300 ml जिस कंपोनेंट का हमारे पास सॉल्यूट है वो इसका मोल फ्रैक्शन हो गया 300 ml, और 700 ml सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये बस एक डेफिनेशन है मोल्स में बताने की कि हमारे पास अगर एक सॉल्यूशन है तो उसमें हम मोल फ्रैक्शन को कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई सिंपल सी बात है कि जो प्रेशर एग्जर्ट ए करेगा 300 ml जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करें उसकी मोल फ्रैक्शन की इक्वल होगा। सिंपल सी बात है यार। अगर मान लो, ऐसे भी ना मान लो तो ऐसे मान लो कि 1000 बंदे हैं, ठीक है, 1000 बंदे हैं अपने, और उसमें क्या कि मान लो कि फीमेल है, ठीक है, 300 तो उसके अंदर फीमेल है और 700 उसके अंदर मेल है, ठीक है, और वो किसी दीवार पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जो हम एक तरफ क्या लेंगे 300 जो हमारे पास फीमेल्स है, एक तो उनका प्रेशर देखेंगे कि वो कितना प्रेशर लगा रही है, और एक तरफ देखेंगे 700 मेल जो हमारे पास हैं वो कितने फोर्स लगा रहे हैं, बस। तो 300 का जो प्रेशर होगा वो इक्वली तो होगा, और 700 का जो प्रेशर होगा वो उसकी प्रेशर की इक्वल होगा, मतलब P2 सॉल्वेंट के लिए Chi2, सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास था राउल्ट लॉ। अब सिंपल सी बात है, जब हम प्रोपोर्शनल का अगर हम साइन हटाते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो P1 उनका कांस्टेंट था P1 नॉट Chi1, ठीक है, P1 नॉट Chi1, हम इसको कहते हैं P2 नॉट Chi2। अब P1 नॉट क्या होता है, P1 नॉट होता है जब मान लो P1 हम किसके लिए ले, ए मॉलिक्यूल के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना, जो हमने सोलो डाला है उसके लिए ले रहे हैं। P1 होता है कि ओनली इसमें ए हो, बी मॉलिक्यूल ना हो इसके अंदर, ठीक है, ओनली इसके अंदर ए मॉलिक्यूल है, तब वो कितना प्रेशर लगाएगा, ठीक है, तब वो कितना वेपराइज होगा, कितने प्रेशर में वेपराइज होगा, वो उसकी जो प्योर फॉर्म होती है वो होती है P1 नॉट। वही अगर हम P2 की बात करें तो हम ए को हटा देते हैं, ओनली बी को लेते हैं, मतलब ओनली बी का सॉल्यूशन ए का अंदर नहीं है, इसके अंदर हमने ओनली क्या किया, ओनली बी का सॉल्यूशन लिया। अब बी का जो सॉल्यूशन है ये कितना प्रेशर वेपराइज्ड होगा, कितना वेपर प्रेशर लगाएगा, वो हमारे पास होता है P2 नॉट, इसकी प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर निकालता है, ठीक है। तो ये हमारे पास राउल्ट लॉ ने हमें ये बताया। देखो जाना पहचाना सा लग रहा है, हेनरी लॉ जो था उससे रिलेटेबल ही लग रहा है, ठीक है। आगे आएगा वो कि एक स्पेशल केस की तरह उसका होता है ये एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर हम यहाँ पे बात करें डाल्टन लॉ की,
हमने 11th क्लास में पढ़ा है, डाल्टन लॉ क्या कहता है कि अगर किसी का प्रेशर निकालना हो, किसी सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना हो, किसी चीज़ का प्रेशर निकालना हो, तो उसमें देखो कितने जने हैं, कितने जने मतलब कितने कंपोनेंट उसके अंदर हैं, ठीक है। उस सबका अलग अलग प्रेशर ले लो तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो P टोटल जो होता है, सिंपल सी बात है, P1 एक तो P1 लगाएगा, P2 एक P2 लगाएगा और दोनों का टोटल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो डाल्टन लॉ था ही, ठीक है, ये डाल्टन लॉ था। तो सिंपल सी बात है, इसको अगर हम P टोटल निकालने की ट्राई करें तो हम यहाँ पे P1 की वैल्यू रख सकते हैं chi1 प्लस P2 नॉट chi2, सिंपल। हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, जैसे अभी बताया था 300 ml प्लस 700 ml और 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, 1 लीटर का सॉल्यूशन है। दैट मीन्स क्या हो गया, तो मतलब पॉइंट अगर हम 3 प्लस 0.7 इक्वल टू 1, तो इसी टाइप से क्या होता है, हमें वैल्यू जो होता है हम हमेशा 1 में लेके चलते हैं ना, कि मतलब जो सॉल्यूशन है उसको 1 मान लेते हैं और जो भी हम उसके अंदर मिला रहे हैं उसको उस मतलब वैल्यू में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा है chi1 प्लस chi2 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब इसमें हम सिंपल सी बात है, किसी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो अगर हम chi1 की जगह मतलब chi2 की तरह मान लो, या chi1 की जगह मान लो chi2 1 माइनस chi1, ठीक है, 1 माइनस chi1, तो हम यहाँ तो 1 माइनस chi1 हम इसकी जगह रख सकते हैं किसी एक की जगह, तो क्या आ जाएगा 1 chi1 प्लस P2 नोट 1 माइनस chi1, chi2 की जगह हम 1 माइनस chi1 रख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, और इस इक्वेशन को देख के अगर हम बता सकते हैं कि जो प्रेशर होता है, जो टोटल प्रेशर होता है, वो केवल एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये कहता है कि ये केवल एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अजीब बात है कि केवल एक ही कंपोनेंट के प्रेशर पे मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे देखो यहाँ पर ओनली chi1 है, ठीक है, तो इसे एक कंक्लूजन निकल के आता है कि ओनली एक ही मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंज बात है पर इंटरेस्टिंग है ना, ठीक है। ये हमारे पास हो गया राउल्ट। तो इसमें एक स्पेशल केस की बात करता है कि हमें पता है कि हेनरी लॉ क्या होता है, प्रेशर एक हेनरी कांस्टेंट और काई, और जो हमने राउल्ट लॉ पढ़ा है वो क्या होता है, प्रेशर प्योर फॉर्म में एक होता है P नॉट और काई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें केवल कांस्टेंट का फ़र्क है, ठीक है, इसमें केवल कांस्टेंट का फ़र्क है, और बस इसमें ये फ़र्क है कि जो ये कांस्टेंट था इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है। वहीं अगर हम इसमें बात करें तो जो ये सॉल्यूशन होता है, जिसका भी सॉल्यूशन होता है, मान लो P1 है, एक कंपोनेंट है, उसकी प्योर फॉर्म में ये उसका प्रेशर होता है, ठीक है, उसका प्योर फॉर्म में उसका ये प्रेशर होता है। बस अगर इसको अब ध्यान से कहें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, जो ये है वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। राउल्ट लॉ जो है वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। बस इसमें इतना से फ़र्क है कि हम इसमें गैसेस की बात करते हैं और अलग अलग गैसेस के लिए ये वैल्यू अलग होती है अपने पास, और इसमें जो हम लिक्विड फॉर्म की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, जिसमें लिक्विड होता है, जिसमें वो वेपराइज्ड होता है, ठीक है, और उसमें उसकी जो उस पर कितना प्रेशर लगाता है उससे, ठीक है। तो दोनों हम इसको स्पेशल केस इसका कह सकते हैं। तो अब आगे हम इसको वेपर प्रेशर को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हमने लिक्विड की बात की थी, हमने लिक्विड के अंदर लिक्विड डाला और उसको वेपर प्रेशर निकाला। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने लिक्विड लिया और इसके अंदर सॉलिड डाल दिया, ठीक है। सॉलिड कुछ भी हो सकता है, NaCl हो सकता है, शुगर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सॉलिड कोई भी टाइप से हो सकता है। बस हाँ, ये हो सकता है कि वोलेटाइल हो सकता है, नॉन वोलेटाइल हो सकता है, कि मतलब वेपराइज हो जाए और वेपराइज ना हो, तो हमारे पास दो टाइप से हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं, एक नॉर्मल से इसमें एक बात आती है, बस इसको एक समझाने की इसमें एक बात आती है कि ये चलो हमने कंटेनर ले लिया, ये हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट, और इसकी एक बात है कि हमेशा मोस्टली हम वोलेटाइल लेंगे, मतलब वेपराइज्ड हो जाए। अब इसके अंदर मान लो हमने कोई सॉलिड मिलाया, ठीक है, इसके अंदर हमने सॉलिड मिलाया, अब क्या हो सकता है कि वो वोलेटाइल हो सकता है, वेपराइज्ड हो जाएगा, या नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे इसके अंदर हमने मान लो हमारे पास B है, ठीक है, ये हम इस सॉल्वेंट को हम मान लेते हैं B है, ठीक है, और हमने क्या किया,
हम दो कंडीशन लेंगे इसके अंदर। एक्चुअली हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक वोलेटाइल मिला दिया, ठीक है। मान लो ए सॉलिड का एक वोलेटाइल मिला दिया जो वेपराइज्ड हो सकता है, ठीक है। तो देखो मोस्टली जो नीचे वाले जो पार्ट होता है इसको हम ज़्यादा इसमें वैल्यू नहीं आती। मोस्टली हम जो सरफेस वाला है, सरफेस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर दोनों वोलेटाइल हैं, जो दोनों वेपराइज्ड हो सकते हैं, तो इनका जो प्रेशर होगा सेम होगा। मतलब P हमारे पास जो है वही होगा P1 नोट काई का, ठीक है, P1 और हमारे पास P2 नोट काई का, ठीक है। सॉलिड में भी सेम बात होगी। लेकिन अगर हम इसमें नॉन वोलेटाइल मिला दें, तो इसमें अगर हम नॉन वोलेटाइल मिला दें, ठीक है, अगर ये मान लो जो A है ये नॉन वोलेटाइल है, वेपराइज्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो होता क्या है, तो मतलब सरफेस पे जो मॉलिक्यूल जो वोलेटाइल हो सकते हैं, जो वेपराइज्ड हो सकते हैं, वो कम हो गए, ठीक है। जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो वेपराइज्ड हो गए वो कम हो गए। दैट मीन्स जो इसकी वेपर प्रेशर होगा वो डाउन होगा। सिंपल सी बात है यार। अगर सरफेस पे देखो A B इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल तो नहीं होंगे, एक रेशियो में होंगे एक्चुअली, क्योंकि हम सॉल्वेंट ज़्यादा वैल्यू में लेते हैं, ज़्यादा मेजरमेंट में लेते हैं, और जो सॉल्यूट है वो कम मेजरमेंट में डालते हैं इसके अंदर। तो मान लो B हमारे पास जो सरफेस है इस पर B क्या 70% है, जो सॉल्वेंट है वो 70% है, और 30% क्या हमारे पास सॉलिड है, और जो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, जो वेपराइज्ड नहीं है। तो 70% मतलब इसने काफ़ी जगह घेर ली यहाँ पे, 30% इसने कवर एरिया कर लिया, मतलब सॉलिड ने। तो यहाँ पे इसका ये इफेक्ट होता है, इसकी जो वेपर प्रेशर वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे जो राउल्ट लॉ है वो ये कहते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब किसी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा और उसके क्या वोलेटाइल कंपोनेंट का, वो कहते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट का। तो यहाँ पर वोलेटाइल उन्होंने यूज किया कि वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। हम नॉन वोलेटाइल का तो नहीं होगा, तो होगा किसका, वोलेटाइल का। तो दैट मीन्स उन्होंने एकदम पूरी डेफिनेशन के साथ कहा, अगर हम सॉलिड में लाते हैं तो जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके प्रोपोर्शनल होगा किसी के मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। तो बस सॉलिड में ये बात है नॉर्मल, ठीक है। कॉमन सेंस इमेजिनेशन का भी यूज करके हम बता सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। इसी से रिलेट करता हुआ हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है वो हमारे पास आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। कोई हमारा आइडियल होता है जिसको हम बहुत मानते हैं, और एक है जिसको हम बिल्कुल नहीं मानते, ठीक है। तो आइडियल चीज़ें तो इस दुनिया में कम ही मिलती हैं, ठीक है, जिससे हम इंस्पायर हो सके। मतलब ऐसी इस वर्ल्ड की बात करें, साइंस में तो अलग बातें चलती रहती हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो आइडियल हो, ठीक है, जो हमें चाहिए एक्चुअली, जैसे सॉल्यूशन हमें चाहिए वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है कि जो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट लॉ है उसको ओबे करते हो, मतलब जो राउल्ट लॉ को मानते हो, ठीक है, जो राउल्ट लॉ को मानते हो, मतलब जो राउल्ट लॉ है उसके बेस पे चलते हो, ठीक है। जैसे एन हेप्टेन, एन हेक्सेन या टोलोइन प्लस किसका सॉल्यूशन, ये इनका प्लस एक सॉल्यूशन, एक आइडियल, प्योर आइडियल तो नहीं होता है पर नियरली आइडियल होता है, ठीक है। जो राउल्ट लॉ को ही फॉलो करता हो, जो एन हेप्टेन एन हेक्सेन का एक होता है, टोलोइन प्लस बेंजीन, अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो ये भी एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। नॉन आइडियल क्या होता है, जो राउल्ट लॉ को नहीं मानते हैं, ठीक है, जो राउल्ट लॉ को नहीं मानते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें मोस्टली नॉन आइडियल ही मिलते हैं, आइडियल तो हमें बहुत रेयर मिलते हैं, एकदम प्योर तो नहीं मिलता, फिर भी नियरली आइडियल हमें मिल ही जाता है। अभी देखो हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पास ये आई कि ये राउल्ट लॉ को नहीं मानते हैं, एक मानता है एक नहीं मानता है। अब इसका इफेक्ट देखना कि कैसे क्या होता है। राउल्ट लॉ एक हमें प्रेशर के बारे में बताते हैं, हम कोई सॉल्यूशन मिलाते हैं, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसका कोई वेपर प्रेशर हुआ तो हमें वो बता सकते हैं कि उसका प्रेशर वो कितना लगा रहा है, कौन सा कंपोनेंट कितना प्रेशर लगा रहा है उसके अंदर, ठीक है। वहीं अगर हम ठीक है, तो इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन में हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कौन सा कंपोनेंट कितना प्रेशर लगाएगा। लेकिन नॉन आइडियल में हम क्या करेंगे, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जो कंपोनेंट हमने मिलाए हैं उसमें कौन कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली इसमें एक बात रह गई कि अगर हमें ये पता ना लगाना हो कि जो वेपर बनी है, ठीक है,
ये हमारे पास सॉल्यूशन था ए और बी का, और यहाँ हमने कहा कि ये वेपर प्रेशर है, ठीक है। अगर हमें ये पता लगाना हो कि यहाँ पे किसका कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, तो कैसे बता सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि आप ऐसे मान सकते हो कि y1, मान लो कि यहाँ पे जो A है उसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि जो A मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगा रहे हैं ना, A मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगा रहे हैं उसको टोटल में कर दो और P टोटल से उसको डिवाइड कर दो, तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे y1 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे y2 को कर लो, मतलब B मॉलिक्यूल्स को कर लो, yb भी लिख सकते हैं कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो कितना प्रेशर, यहाँ पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं, और P टोटल से कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे कितने किसके कितने वेपर प्रेशर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एक बात छोटी सी रह गई थी, तो हम ये एक्चुअली बता सकते हैं, ठीक है। तो वापस आइडियल नॉन आइडियल पे आते हैं हम, तो ठीक है। तो हमें ये पता है कि आइडियल का मीन्स है कि जो राउल्ट लॉ हमें बताता है किसी सॉल्यूशन में कौन कितना प्रेशर लगाए, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और नॉन आइडियल में हम नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल हमारे पास ये रहे, ठीक है। अब देखो आइडियल में तो चलो बता दिया कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर नॉन आइडियल क्या है? जैसे इसमें दो टाइप के डेविएशन होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है हमारे पास नेगेटिव। चलो ठीक है, इनको देखते हैं। अच्छा चलो इसमें हाँ सॉरी, एक बात और है कि राउल्ट लॉ को तो ये करते हैं, राउल्ट लॉ को तो ये मानते ही हैं, बट इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, तो मोस्टली हमने पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में कि हीट अब्जॉर्ब होती है, हीट एमिट होती है, ठीक है, हीट का रोल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हीट का बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं होता है, हीट में जो चेंज होता है वो जीरो होता है, मतलब नो चेंज इन हीट, ठीक है। और एक और बात बताते हैं कि इनका जो वॉल्यूम है ना, इनके जो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये तीन आइडियल सॉल्यूशन के लिए तीन बातें कि क्या, एक तो राउल्ट लॉ को माननी चाहिए, सेकंड है इनमें कोई हीट चेंज नहीं होनी चाहिए, हीट जितनी भी हमने पहले डाली थी उतनी उसके अंदर हीट होनी चाहिए, और थर्ड बताता है कि इसकी वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तीन बातें हमें आइडियल सॉल्यूशन के लिए बताता है। लेकिन नॉन आइडियल में होता है कि हमारे पास एक पॉजिटिव डेविएशन होता है, एक नेगेटिव। इसको नॉन आइडियल में हम पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव की बात करते हैं। तो हम सिंपल से हम वापस हम किस चीज़ के बारे में बात करें? सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं ए बी, ठीक है, ऐसे हमारे पास सॉल्यूशन। ये हम जब मिलाया, लेकिन पहले अलग से भी तो था, जैसे ये हमारे पास बी ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। फिलहाल हमारे पास ओनली पानी है, ठीक है, और इसके अंदर हम बाद में सोल्यूट डालते हैं, ठीक है। वही एग्जांपल अपने पास सॉल्ट। तो देखो इसमें नॉन आइडियल में क्या बात आती है कि एक्चुअली देखो इनके बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स है, लिक्विड के बीच में, इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स है वो कोई ना कोई रीजन के उस फोर्स के कारण ये बंधे हुए हैं। तो एक अलग फोर्स है, मतलब बी जो फोर्स है बी पे, ये एक अलग फोर्स है। ए हमने सॉलिड जो उसके अंदर डाला है, इनके बीच में एक अलग फोर्स है, ठीक है, या इसके अंदर हमारे पास एक अलग फोर्स है। अब होता क्या है इसके अंदर कि हमने इस सॉल्वेंट के अंदर इस सॉल्यूट को डाला, तो यहाँ पे ए एंड बी के बीच में भी एक बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है ना, इसमें ए और बी के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा। अब होता क्या है इसके अंदर कि जो इसमें वेपराइज की जो कंडीशन होती है, इसको हमने टेम्परेचर दिया है सॉल्यूशन को, तो इसमें ये क्या करते हैं कि ए और बी की जो मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। और राउल्ट्स लॉ क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि भाई इनके बीच में एक इतना इस लेवल का इंटरेक्शन फोर्स होगा और उसके हिसाब से इतना वेपराइज्ड होंगे, पर एक्चुअली ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नहीं होता है। वो जो प्रिडिक्ट करते हैं अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, इनके बीच में जितना हम सोचते हैं उससे कम इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स होता है, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जितना हम सोचते हैं, जितना हम बाय थ्योरी लगा के हम जितना बताते हैं कि इनके बीच में इतना फोर्स होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं होता है। उनमें अगर जो क्या बोलते हैं, इनके बीच में जो फोर्स है वो कम होता है। दैट्स वाई क्या होता है, अगर फोर्स कम हुआ, अगर इनके बीच में फोर्स कम हुआ तो दैट मीन्स वेपराइज क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि अलग अलग हो गई ना, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए। जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये फटाक से यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ ऊपर आ जाएंगे।
तो दैट मीन्स ज़्यादा वेपर प्रेशर इनका हो जाएगा। तो ये हमें कैसा शो करेंगे, एक हम पॉजिटिव जितना हमने सोचा उससे ज़्यादा वेपराइज होंगे। वही हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो इसका अपोजिट कर लो। यहाँ पे क्या होता है, ए के बीच में फोर्स है, बी के बीच में फोर्स है, और जैसे हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाला तो एक फोर्स ए बी के बीच में भी आ गया। लेकिन ये क्या होता है, ये स्ट्रोंगर होता है, जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है इनके बीच में फोर्स। ठीक है, ए बी के बीच में क्या होता है, इनके बीच में मोर स्ट्रोंगर फोर्स होता है जितना हम सोचते हैं। तो जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं वेपराइज करने के लिए, जो हम इसमें टेम्परेचर देते हैं, तो ये क्या होता है, ये अलग अलग नहीं होते हैं, ये बाइंड होते हैं आपस में। ठीक है, ये आपस में बाइंड फॉर्म होते हैं स्ट्रोंगर बॉन्ड से। दैट्स वाई ये नहीं निकलेंगे। अगर मेरे को कोई पकड़ के रखेगा, चाहे कितना ही टेम्परेचर देते रहो, कहाँ जाऊँगा मैं, क्योंकि किसी ने मुझे होल्ड करके रखा हुआ है, कोई मुझ पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में जो ए और बी के बीच में जो स्ट्रोंगर फोर्स बनता है, जो स्ट्रोंगर इंट्रैक्शन फोर्स बनता है, दैट्स वाई ज़्यादा वेपराइज्ड नहीं होते हैं, क्योंकि वेपराइज तो सोलो हो गए ना। अब कोई उसको पकड़ के रखेगा तो क्यों वेपराइज्ड होगा, मतलब होगा ही नहीं, जितना हम सोचेंगे उतना तो होगा ही नहीं। तो दैट्स वाई वहाँ पे क्या होता है, जितना हम सोचते हैं, जितना वेपर प्रेशर हम सोचते हैं उससे कम होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के डेविएशन इसमें शो होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर इसका हम ग्राफ देखें, अगर इसका हम ग्राफ देखने की ट्राई करें, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल वैसे ग्राफ होता है प्रेशर का, और ये हमारे बीच में एक फोर्स बन गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इस टाइप का एक ग्राफ होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव डेविएशन है उसको हम ऐसे शो करेंगे अपर। ठीक है, जो पॉजिटिव डेविएशन है उसको हम ऐसे शो कर देंगे, और जो नेगेटिव डेविएशन है उसको हम ऐसे, ये P1 प्लस P2 टोटल होता है, ये हमारे पास होता है P1, तो ये हमारे पास P1 होता है, ये हमारे पास P2 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव में जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, और पॉजिटिव हमारे पास P1 प्लस P2, ये हमारे पास हो जाएगा P1, ये P2। ठीक है, एक्चुअली ये ऐसा ही है, ये हम कुछ इस टाइप से होगा, ये हुआ, ये हुआ, ये। तो V1 प्लस P2 पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव, ये P1 का प्रेशर है, सॉरी P2 का प्रेशर है, और ये P1 का प्रेशर है। ठीक है, सिंपल, इसको ग्राफ को हम ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो इसमें हमने काफ़ी सॉल्युबिलिटी कवर कर ली कि कहाँ कैसी कैसी सॉल्युबिलिटी होती है, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।